वेलकम टू एलिवेशन क्लासेस स्पॉन्सर्ड बाय ट्रबल शूटर क्लब। नमस्कार सभी को। मैं आज मॉडर्न फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के साथ आया हूँ, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल ने ये क्या सब किया था एक्सपेरिमेंट ये जान चुके हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उनको ये पता चला था कि ऑल पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, ये सभी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक ही जगह होता है, वो एक ही जगह होता है, और सभी मास भी एक ही जगह होता है। वहाँ पे डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा था। ये रदरफोर्ड गोयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसमें पता चला था। तब जाके उन्होंने अपना मॉडल दिया था, उन्होंने अपना मॉडल दिया, और वही मॉडल आज जानने वाले हैं। इससे पहले जे थॉमसन ने अपने मॉडल दिए थे। कुछ चीज़ें इन्होंने रिपीट भी करा था, जैसे जे थॉमसन ने कहा था कि एटम एज ए होल न्यूट्रल होते हैं, तो इन्होंने भी कहा हाँ ठीक है भाई, न्यूट्रल तो होते हैं। लेकिन जे थॉमसन ने कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं, यानी कि कहीं पॉजिटिव चार्ज कहीं निगेटिव चार्ज से घिरे पड़े होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने कहे कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उनका जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट निकला, वो निकला क्या कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो एक ही जगह, सब जगह नहीं है, ये एक ही जगह अपना अड्डा जमाए है। अब वो सेंट्रल पोर्शन है, जिसको न्यूक्लियस कहा, कोर ऑफ एटम, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये इन्होंने कहा। यानी कि स्पेशलिटी ये थी कि इन्होंने प्रोटॉन को अलग और इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दिए। ऐसा नहीं कहा कि ऐसे घिरे पड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक जगह होते हैं प्रोटॉन। इन्होंने ये भी कहा न्यूट्रल है, रदरफोर्ड साहब ने, और जे थॉमसन साहब ने भी कहे थे न्यूट्रल है। ठीक है, स्फेयर होते हैं, तो स्फेयर तो इन्होंने भी कहा और उन्होंने भी कहा था। जे थॉमसन भी स्फेयर कहे थे कि एटम स्फेरिकल है, और रदरफोर्ड साहब ने भी कहे कि हाँ भाई ये बात तो सही है, साहब ने सही बोले थे कि हाँ स्फेयर है। तो हम जान लेते रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है भाई, क्या कहा उन्होंने? पहले सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्फेरिकल होते हैं, स्मॉल होते हैं, सभी मास एंड पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल कोर पे होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। पहली बात ये थी कि एटम इज वेरी स्मॉल स्फेयर। क्या है? स्मॉल स्फेयर है। एटम इज वेरी स्मॉल स्फेयर, ठीक, इन विच, जिसमें ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास is centered at the central portion called nucleus। तो एटम इज वेरी स्मॉल, ठीक है भाई, वेरी स्मॉल कहा, स्फेयर, इन विच ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास इज सेंटर्ड एट सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर, जिसको कहा क्या? न्यूक्लियस कहा। तो न्यूक्लियस की खोज इन्होंने ही तो की थी ना भाई, की थी कि नहीं की थी? की थी। दूसरा क्या कहा इन्होंने? कि एटम जो है न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है। एटम इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब जानते हैं भाई, टोटल नेगेटिव चार्ज एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर सेम हो ना, तो जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी नेट चार्ज। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इन्होंने कहा एटम इज न्यूट्रल, बात सही थी भाई, पहले के साइंटिस्ट भी यही कहे थे। तो टोटल इसके अंदर आ जाएगी टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम इज आर सेम। थर्ड कहा भाई, थर्ड कहा, जब इन पहले के कॉन्सेप्ट में तो ऐसा नहीं आया था कि, पहले तो ये थे कि एम्बेडेड थे, कहीं पे प्रोटॉन है कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, जो ओवरऑल कहा था कि रिपल्सन और अट्रैक्शन मिलके अपने आप को मैनेज कर रहे हैं फोर्स में। लेकिन अब की बात क्या हुई? अब ये कहते हैं कि भाई एक जगह प्रोटॉन है,
एक कैसी जगह प्रोटॉन है, अब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बताओ फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, फोर्स लगेगी। जैसे ये न्यूक्लियस है, सब प्रोटॉन है यहाँ पे, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में याद करो, अब ये सर्कुलर मोशन में रहेगी। कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में तब ये रह सकता है जब सेंटर की तरफ फोर्स लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, पता है कि नहीं पता है। कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में तब ये रहता है जब उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लगे, अगर नहीं लगेगा तो होबे नहीं करेगा। अगर सेंटर की तरफ उस पर फोर्स ना लगे तो सर्कुलर मोशन संभव नहीं है, वो कोलैप्स कर जाएगा सर्कुलर मोशन। तो यहाँ कहा कि भाई सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसा ही इन्होंने कहा भाई ये तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन सब घूम रहा है, उसको देख रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, तो घूम रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगी ना, वही उसको सर्कुलर मोशन देगा। इतना कहा इन्होंने, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट, किसकी तरह, लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, उसी की तरह। तो ठीक है भाई, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट। अब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो भाई कौन देगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्ज के बीच लगता है ना, लगता है। तो ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट in which centripetal force is provided by the सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, by the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अभी प्लूरल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फीलिंग्स को समझना है। ये तीसरी बात थी। उसके बाद क्या कहा भाई, उसके बाद इन्होंने कहा, इनके एक्सपेरिमेंट में याद करो कि जब अल्फा पार्टिकल को 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी दिया था, तो क्लोजेस्ट अप्रोच लगभग आए थे 41.3 फर्मी, मतलब कुछ फर्मी में आता है, क्लोजेस्ट अप्रोच, और रेडियस उसी के अगल बगल में होते हैं, तो रेडियस जो है कुछ फर्मी में ही होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कुछ फर्मी में ही होता है, यानी कि न्यूक्लियस की साइज फर्मी के लेवल में होते हैं, कुछ फर्मी होते हैं, और एटम के साइज यानी एटम का रेडियस कुछ एंगस्ट्रॉम में होते हैं। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट सम फर्मी, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं, क्या होते हैं, इज अबाउट सम फर्मी, कुछ फर्मी होता है भाई, कथी होता है, सम फर्मी। ये फर्मी कितने हैं, 10 का पावर माइनस 15, 10 का पावर माइनस 15 होता है मीटर एक फर्मी में, एंड द साइज ऑफ एन एटम इज 10 to the power minus 10, and the size of an atom is इज सम एंगस्ट्रॉम, कथी होता है, इज सम एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख लो भाई, शॉर्टकट मारो, इसको ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम, ए ऊपर एगो नॉट 0, यानी कि 10 का पावर माइनस 10, ठीक है, बोलो ये समझ में आया। ये 4 बात किसने कहा था, रदरफोर्ड साहब ने, नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ, अब बात आई नेक्स्ट चले। देखो ये तो ठीक है भाई, ठीक ठाक था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक था। अब इसमें इनकी प्रॉब्लम आ गई, ये भी ठीक था, अब बीच वाले तीसरा वाला मतलब प्रॉब्लम आ गई। किसी ने कहा भाई ये जो आप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, वो गोल गोल घूमता रहेगा। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, छोड़ेगा, कम करेगा। और ऐसा होगा तब तो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी घटेगी, तो उसकी और रेडियस घटती रहेगी, तो वो तो न्यूक्लियस में ही समाहित हो जाएगी। ऐसे में तो गड़बड़ है, आपकी थ्योरी तो कुछ डाउटफुल लग रहा है मुझे। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन उठा। जैसे ये न्यूक्लियस था तो इसके चारों तरफ क्या कहा कि मेरे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंटर की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये गोल गोल घूमेगा, ये गोल गोल इसके चारों तरफ अगर घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी कि नहीं लगेगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम कर रही है। तो Fe बराबर Fc। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच लगता है, K Q1 इंटू Q2 बाई R²। तो ये जो फोर्स लगेगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगी, पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं mv²/r, तो वो दोनों बराबर हो जाएगी अपना कैलकुलेशन। तो भाई ठीक है, फोर्स लगी तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी? हाँ, एक्सेलरेशन होगी, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तो एनर्जी रेडिएट करेगी, यानी इसकी एनर्जी घटेगी तब तो घटेगी तो रेडियस मतलब धीरे धीरे डाउन होगी, रेडियस घटेगी। और रेडियस घटेगी तो ऐसा घटते घटते तो कहीं इसका स्वर्गवास ना हो जाए, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ना चला जाए, मतलब एटम कोलैप्स ना हो जाए। लेकिन कोलैप्स तो होता नहीं साहब, कोलैप्स तो होता नहीं, तो फिर गड़बड़ क्या है? या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गलत है या तो आप कुछ तो गलत है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो बात सही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो सही थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया प्रॉब्लम, इनकी थर्ड पॉइंट में प्रॉब्लम आ गई। भाई आप तो ऐसा कह रहे हैं कि वो बैलेंस करेगा, ऐसा तो होता नहीं, वो तो आपको बैलेंस ऐसे दोनों का। हाँ, तो यहाँ पे इनकी ड्रॉबैक आ गई। क्या आ गए? ड्रॉबैक, इनके ड्रॉबैक आ गए। और ड्रॉबैक में पहला क्या आ गया, यानी कि लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में ये था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कहीं पे लिख लो, लिमिटेशन ही लिख लो, इसको मिटा लो, एक मिनट। ठीक, तो क्या लिखते हैं? लिमिटेशन किसके भाई? रदरफोर्ड मॉडल के। जो पता चला एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, पहली लिमिटेशन थी कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी an accelerated charge particle कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगी, कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वो रेडिएट करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, यानी छोड़ेगी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी एंड सो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में उसकी रेडियस घटेगी, एंड सो रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, and
ड्यू टू दिस, इसकी वजह से रेडियस घटेगी तो कभी ना कभी न्यूक्लियस में समा जाएगी। एंड सो रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन will goes to the nucleus, and by this way atom will collapse. Atom will collapse, but it does not happen so. ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। यानी ये गलत हो गया भाई, ये तो गलत है, लिमिटेशन हो गया। समझ में आया होगा? ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका कहना था ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। जैसे कि मान लो हमारे पास 5 कमरे हैं, तो मैं 5 कमरे में से किसी में सो सकता हूँ, किसी में सो सकता हूँ। इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ऐसी बात है कि सबके कमरे अपने अपने फिक्स होते हैं, उसका कमरा वो है, उसका कमरा वो है, ये बात होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। ऐसा थोड़ा है। सब ऑर्बिट, बाद में पता चला कि सब ऑर्बिट की एनर्जी लेवल अलग अलग होती है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी ना उसी लेवल में रहेगा। यानी जिसकी जैसी कैपेसिटी तो वैसे ही में वो अपने आप को संभाल के रखता है ना, रहता है, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो। तो जिस इलेक्ट्रॉन की जैसी एनर्जी होगी वैसे ही ऑर्बिट में रहेगी ना जी। अब एनर्जी कम चले जाएगा ज़्यादा एनर्जी वाले गैंग में तो गड़बड़ हो जाएगी, कैसे रहेगा वो? अब साधु संत रह जाएगा गुंडा के गैंग में, ऐसा कैसे होगा? इन्होंने ऐसा ही कह दिया भाई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑल पॉसिबल रेडिया वाला ऑर्बिट में रह सकता है, ऑल पॉसिबल रेडियस वाला में, जिसमें मन हो रह लो, ऐसा सरकारी है कहीं रह लो, ऐसा। ये भी गलत था। दूसरा क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑल पॉसिबल रेडिया, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑल पॉसिबल रेडियस, पॉसिबल रेडियस या रेडिया, रेडिया उसका प्लूरल होता है, ठीक है भाई। एंड और क्या कहा कि इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कथी कहा था? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसकी वजह से ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम करेगा। लेकिन हाइड्रोजन तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम करता नहीं कभी, वो तो डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम करता है। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम ये आ गई, इनमें लिमिटेशन आ गई। फिर तो क्या कहा इन्होंने कि इसकी वजह से क्या करेगा? इट शुड एमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो पहले क्या थी? इट कैन रिवॉल्व इन ऑल पॉसिबल रेडिया। लिमिटेशन, ऐसा नहीं है, सभी में नहीं होती है, सभी में नहीं। और दूसरा का एंड इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये भी गलत, ये भी गलत। बट बात ये थी, बट हाइड्रोजन ऑलवेज, बट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है ना, वो हाइड्रोजन ऑलवेज प्रोड्यूस डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। बाद में पता चलेगा ये क्या होता है, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। कथी है भाई? डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये सब इनकी क्या रह गई? खामियां रह गई, गड़बड़ी रह गई, लिमिटेशन रह गई। तो कुछ बातों सही कही, कुछ बातें गलत कही, ऐसे ही चलती रही। और नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगी और इनकी जो कमियां रह गई उनको वो पूरे करेंगे, पिछले वाले की जो कमियां रह गई ये पूरे कर लिए। तो इस तरीके से कहानी चलती रहती साइंटिस्ट लोगों में, ठीक है। नोट करो इसको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और आज के क्लास में यहीं पे एंड करूँगा, ठीक है, ठीक, ओके। अगर कोई गड़बड़ी लगे या कोई समझ में ना आए तो आप
मैं फिर से कहता हूँ कि आप कमेंट कर सकते हैं, आपको लाइव क्लास या किसी भी तरीके से उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू अगेन।